भाग रहे हो जिस मेहनत से आज यही एक दिन सफलता दिलाएगी। झोंक दो अपने आप को इस आग में, यही आग आपको एक दिन हीरा बनाएगी। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हुआ और फिजिक्स क्लास स्टार्ट करने का रीज़न हो गया कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो विशाल सर आपके पढ़ा रहे हैं, जो भैया पढ़ा रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा कि पूरा सिलेबस वो कंप्लीट करा देंगे टिल जनवरी तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। और फिजिक्स मैंने पिछले साल भी स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम की वजह से मैंने कंप्लीट नहीं करा पाया था। इंग्लिश इकोनॉमिक्स में सारा टाइम चला गया। इस बार सिलेबस उसका कंप्लीट है, बस एग्जाम के समय इंग्लिश इकोनॉमिक्स को रिवीजन करा दिया जाएगा। ओके, उसका टेस्ट वगैरह भी ले लेंगे। ठीक है, पहले आप पुराना वीडियो सब पढ़ सकते हैं, तो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम लोग टेस्ट वगैरह उसका स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरे पास टाइम इधर है, कोई वीडियो वगैरह नहीं बन रहा है, तो 2 बुक है फिजिक्स में। ठीक है, फर्स्ट बुक आपका पढ़ा रहे हैं भैया, विशाल भैया पढ़ा रहे हैं, विशाल सर जो बोलते हैं आप लोग, वो पढ़ा रहे हैं। सेकंड बुक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, फिजिक्स मेरा जब क्लास 12 में थे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, समझ गए। तो फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, टॉपिक भी है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है फिजिक्स एट द लेवल ऑफ क्लास 12। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे और टेस्ट वगैरह लेकर पूरा प्रैक्टिस फुल कम से कम एक सब्जेक्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट इज़ फिजिक्स आपका कंप्लीट होगा। देखिए, केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आजकल तो उसके चांस नहीं लग रहा है। मैथमेटिक्स तो होगा ही नहीं, वहाँ पे क्लियर हो गया। कंप्यूटर के लिए नवंबर से बोला गया कि नवंबर से करेंगे सर, तो देखिए नवंबर से कंप्यूटर होता है तो होगा, नहीं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स का सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा टाइम से पहले। इंग्लिश इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा कि सेकंड बुक का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, इसको करें या फिर न करें, या आप लोग कहीं और से पढ़ रहे हैं वो भी करिएगा तो इसको स्टॉप रखेंगे, या फिर आप लोग चाहिएगा तो इसको मैं आगे का लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है, उस सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगा, वो भी चलेंगे, दोनों हम लोग मिलाकर बुक को ख़त्म करेंगे जल्दी से। ठीक है, क्योंकि जनवरी तक किसी भी हाल में सिलेबस को कंप्लीट कर लेना होगा। चलिए, बाकी डिस्कशन आप कमेंट वगैरह करिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से कुछ पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग क्लास के बाद करेंगे। तो बात करें तो ऑप्टिक्स यहाँ से आपका बेसिक से स्टार्ट हुआ, क्लास 10 क्या बोलते हैं, क्लास 10 में भी कुछ पढ़े होंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना होगा कि इसका वेटेज कितना है, एग्जाम में कितना। अच्छा, कल ही एक बच्चा पूछ रहा था भैया हम कैसे कैसे करेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद जितना आप रिवीजन कर पाइएगा उतना क्लियर होते जाएगा माइंड में कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले सिलेबस कंप्लीट, सेकंड में रिवीजन। टाइम बचता है तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस वगैरह करिएगा, नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना रिवीजन करिएगा उतना ही याद होगा, एग्जाम में वहाँ पर लिख पाइएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा डेरिवेशन आता है। ऑप्टिक्स तो समझिए कि डेरिवेशन का एकदम हब है, बहुत यहाँ पर डेरिवेशन है आपका, लेकिन थ्योरी भी है, डायग्राम भी, हर चीज़ इसमें पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आपको टेलीग्राम है, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सबका डेरिवेशन आता है, मिरर का आता है, लेंस का आता है। ठीक है, तो लंबा चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर है, आप लोग जानते हैं, रे एंड वेव, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे थोड़ा सा है, तो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में इसका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नोट्स आपका टेलीग्राम पे इसका भी मिल जाएगा, लेकिन नोट्स आपको बनाना है, लिखना है, लिखिएगा तभी याद होगा। एक बच्चा कल कमेंट कर रहा था कि भैया सर कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने से, जब नोट्स ही नहीं दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ नहीं दीजिएगा तो क्या होगा। पीडीएफ लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप उसको लिख के नहीं पढ़िएगा। लिखने से याद होता है, वर्ड याद होता है, सेंटेंस याद होता है, माइंड में बैठ जाता है। ठीक है ना, केवल ऐसे पढ़ लिए तो माइंड में नहीं रहेगा, पढ़ने के बाद उसको फिर बनाना पड़ता है। तो आपको नोट्स हैंड रिटन क्या बोलते हैं, हाँ, अपना खुद से हाथ से लिख कर बनाना होगा। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन पीडीएफ रखा ही रह जाता है और एग्जाम में आप बेस्ट नहीं रिजल्ट बना पाइएगा। पीडीएफ आप नोट्स बनाइएगा, हम लोग नोट्स बनाते हैं तो बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इतना कुछ हो गया। टारगेट लेकर चले थे कि मेरिट लिस्ट में लाना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो सारा सिलेबस कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक मेरिट लिस्ट में आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट से नहीं होता है। तो सारे को फोकस करें। यहाँ से आपका फिजिक्स, अगर आप लोग कंटिन्यू यहाँ से बोलिएगा हम ये कंटिन्यू करिए, तो इसका सिलेबस कंप्लीट कराने का 100% गारंटी, और जब सिलेबस कंप्लीट टाइम से पहले तो रिजल्ट भी 100% गारंटी हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स कोई पढ़ाता भी नहीं है, झारखंड एजुकेशन पिछला बार पढ़ाते थे, लोग बोल रहा था कुछ स्टूडेंट, लेकिन बोला कि भैया रेगुलर नहीं रहते हैं, कभी कभी पढ़ाते हैं, कभी कुछ छोड़ देते। लेकिन मैं जो भी क्लास कराऊंगा रेगुलर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर ही पढ़ाता हूँ। इंग्लिश इकोनॉमिक्स में देखिए रेगुलर क्लास चल रहा था, तो मेरा सिद्धांत है कोई भी क्लास हो रेगुलर करना भी और करवाना भी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका वेटेज कितना, देखिए पिछले साल मैंने वीडियो को बनाया था, आप इसको सर्च करके नेट पे, ठीक है ना, 7 मंथ पहले आप ब्लूप्रिंट क्लास 12 फिजिक्स जैकबोर्ड सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारा कुछ चैप्टर वाइज बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, और जो पिछले साल का पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप सर्च करके देख लीजिएगा, या फिर बोलिएगा तो कमेंट में इसका मैं लिंक वगैरह दे दूँगा। ठीक है, इसी में वेटेज 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर सब कुछ मिलाकर, तो इसका मैं इनर जब वीडियो देखा, देखिए यहाँ पर
आपका ऑप्टिक्स का वेटेज देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही ढंग से। देखिए यहाँ पर 19 मार्क्स, 19 केवल ऐसा नहीं कि ऑप्टिक्स का 19, टोटल आप ऐड करिएगा तो आपका 113 मार्क्स का होता है, या फिर 100 का ही होता है। 100 का 80 का एग्जाम होगा, ठीक है, लेकिन सवाल रहेंगे 100 नंबर का आई थिंक रहता है, तो 20 नंबर आपको छोड़ना रहता है वहाँ पे और करके रहेगा ना। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे जो 19 लिखा हूँ तो टोटल 80 क्या बोलते हैं 100 का जाता है, लेकिन कैलकुलेट करने पे 80 ही आएगा। क्यों 80 आएगा? क्योंकि कुछ कुछ सवाल को छोड़ देना रहता है। मान लीजिए 5 नंबर का यहाँ पर है और करके भी 5 नंबर का है, ठीक है, तो ओवरऑल तो हम ऐड करेंगे तो कितना 100 में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 ही बचेगा ना, एक ही ऐड होगा। एग्जाम में देखिए ना बनाइएगा, इसीलिए सवाल रहते हैं 100 मार्क्स के और 80 मार्क्स उसमें से आपको बनाना रहता है। इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, वहाँ पे क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 6 नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 नंबर, आपका अकेले जो ऑप्टिक्स है 19 नंबर दे रहा है। तो बहुत ही ढंग से पढ़िए, बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा, जिसके लिए बहुत कुछ बात माइंड में है तो उसको बताना जरूरी है, तो बता रहे हैं, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो भी टाइम वेस्ट किया इसी के साथ अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका आज का जो सेशन होगा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, एक सेकेंड, और इस चैप्टर का पूरा नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इसमें सब पढ़िएगा कि यहाँ का जो बीमारी होता है ना, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, वो सब पढ़िएगा, ठीक है। और चैप्टर यहाँ पर 9 है। और नोट्स बनाना है, याद करना है, पीडीएफ कितना नोट्स आपको कॉपी में हो जाएगा, एग्जाम से में रिवीजन करने में काम देगा, ठीक है। तो बस बनाते चलना है, पढ़ते चलना है। चलिए, और न्यूमेरिकल वगैरह भी करवाया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आईटी का एग्जाम नहीं देना हम लोग को, बोर्ड पे फोकस करना है। आईटी के लिए आप अलग से कोचिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छा, उसके लिए तैयारी किया जाता है अलग से। यहाँ पर बोर्ड में केवल डेरिवेशन फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग आपका थ्योरी, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट 5 नंबर का डेरिवेशन ही रहेगा, तो इस पर फोकस करना, डेरिवेशन को पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद उसको फिर बना लेना है, एक बार बिना देखे बना लेना है घर पर, ठीक है। तो हो जाएगा, उसको फिर रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं बताया जाएगा, ठीक है, सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। और आपको जो अच्छा लगेगा, न्यूमेरिकल आपको अच्छा लग रहा है तो न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, डेरिवेशन अच्छा लगेगा तो डेरिवेशन बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स क्या होता है, और जो भी इस नोट्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस नोट्स को पढ़िए, नोट्स की रिवीजन करिए बस, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी नोट से पढ़कर 91 मार्क्स फिजिक्स में लाया हूँ। मेरा रिजल्ट आप चैनल पे देख लीजिएगा, सर्च करके मिल जाएगा, जैकबोर्ड क्या बोलते हैं, सबका नॉलेज रिजल्ट क्लास 2, तो मेरा रिजल्ट वहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी नोट्स को पढ़ के मैं 91 लाया हूँ, तो आप भी ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट वेव्स एंड देयर फेनोमेना। बस चलिए, क्या कर रहा है ऑप्टिक्स? देखिए, डिफिनेशन जो भी होगा आपको याद करना होगा, डिफिनेशन को समझ कर, रटना नहीं, समझ कर याद करना है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट बोलता है कि साइंस आर्ट्स में क्या है कि रटना है, साइंस में रटना नहीं, साइंस में रटना है। आपको रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन जो है रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, डिफिनेशन तो याद ही करना, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब साइंस में टू द पॉइंट तो साइंस ही को रटा जाता है। आर्ट्स वगैरह में आप कुछ भी अपने अनुसार लिख सकते हैं, तो लोगों का माइंडसेट अलग रहता है, ठीक है, लेकिन समझ कर याद करिएगा। तो डिफिनेशन में कुछ नहीं करना रहता, उसको याद करना रहता है। तो ऑप्टिक्स के डिफिनेशन नहीं आएगा, जिसका डिफिनेशन आएगा उसको वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहे ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स का वह शाखा है जो कि डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट वेव्स एंड देयर फेनोमेना। जो किससे स्टडी डील्स करता है स्टडी ऑफ लाइट वेव्स एंड फेनोमेना, कैसे कैसे लाइट है, कैसे कैसे वेव है, ये सब जो घटना घट रहा है, तो इसके बारे में स्टडी करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का ब्रांच हो गया, समझ गया। चलिए, अब समझ गए तो अपने अनुसार लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हूबहू ही रटना ही है। चलिए, नो लाइट नो साइट, अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी देख नहीं पाएंगे। चलिए, द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। इतना एंगस्ट्रॉम, जो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम फ्रिक्वेंसी का एक यहाँ से होता है रेंज करने का, तो इतना का अंदर में रहेगा तभी हम लोग लाइट को क्या करते हैं, देख पाते हैं, जो विजिबल रेंज में आता है, विजिबल पार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग भी जानते हैं ना, लाइट वेव के फॉर्म में आता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ जो होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा, तभी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। तो विजिबल पार्ट वही होता है। इसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइट पाथ अलॉन्ग विथ द लाइट मूव्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये भी डिफिनेशन आता है कि व्हाट इज द रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ, एकदम सीधा जो रास्ता है, देखिए बनाया हुआ है, ठीक है ना, एलोंग विथ लाइट ट्रेवल, जिधर लाइट जा रहा है
उसी डायरेक्शन में जो लाइट जाने का जो पाथ जो रास्ता बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। चलिए, तो जिधर लाइट जा रहा है तो उसी रास्ता में जो आपका पाथ बन रहा है तो उसी को बोलते हैं कि आपका क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया, जिधर जा रहा है। चलिए, इसके बाद है कि द बंडल ऑफ द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। ये भी बोलेगा कि बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, बहुत सारे जा रहे हैं यहाँ पर रे, तो सारे को बंडल को क्या बोलेंगे, सारे को बंडल को बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इस सिंपल छोटा छोटा डिफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विथ द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जिधर लाइट जाता है जिस पाथ में तो उसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है ना, और सारे रे को जो बंडल बनाते हैं उसको बीम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपका पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में पढ़े होंगे, याद आ गया होगा। इसका हिंदी में क्या होता है, परिवर्तन या अपरिवर्तन जो भी, तो हम लोग इंग्लिश को ही देखेंगे, हिंदी हमें भी नहीं आता उतना। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब इसका डिफिनेशन रहेगा तो डिफिनेशन पढ़ना होगा, याद करना होगा। ठीक है ना, तो याद कैसे हो, केवल पढ़ने से नहीं, लिखने से भी, नोट्स भी बनाने से। ठीक है, लेकिन सब कुछ समझ कर करना है। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए क्या क्या होता है। पहला चीज़ इंसिडेंट लाइट, जो भी इंसिडेंट रे आता है यहाँ पर गिरता है। इसके बाद जो वापस आता है रिटर्न जो बैक होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो आई से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में नॉर्मल हम लोग इसमें बीच में 90 डिग्री पे गिराएंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। रिफ्रैक्शन एक अलग होता है, वहाँ पे डायरेक्शन चेंज, मीडियम चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मीडियम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। चलिए डिफिनेशन को देख लेते हैं, किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। वैसा घटना, वैसा फेनोमेना, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को वापस आ जाना इन द सेम मीडियम। ठीक है ना, कब, व्हेन द फेल ऑन द सरफेस इज नोन, सम सरफेस इज नोन है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है कि जब कोई भी सरफेस पे लाइट गिरता है और गिरने के बाद सेम ही मीडियम में क्या होता है, बाउंसिंग बैक, मैंने वापस उछल जाता है, जिधर आया उधर ही चला गया। सेम ही मीडियम में, इसी मीडियम में आया था तो इसी मीडियम में वापस चला गया, तो उसी को बोलते हैं क्या, उस घटना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल से हो गया कि द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन द लाइट फेल ऑन द सम सरफेस। किसी भी सरफेस पे गिरता है और उसी मीडियम में रिटर्न चला जाता है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका कि लॉ क्या है, तो लॉ देख लीजिए, 2 लॉ होता है। ठीक है, क्या क्या, पहला इंसिडेंट रे, जो रे गिर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो रिटर्न जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, एंड नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री गिराते हैं, नॉर्मल एक, तो नॉर्मल क्या होता है, ऑल 3 आर लाई ऑन द सेम प्लेन। सारे के सारे जो तीनों होते हैं एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, इसी पर। ठीक है ना, यहाँ पे एक प्लेन है, इसी पर लाई करेंगे, इसी पर तीनों, यहाँ पे जो पॉइंट आया इसी पॉइंट पर, सेम प्लेन कहने का मतलब कि इसी पॉइंट पर तीनों के तीनों लाई करते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं, तो इसी को बोलते हैं कि क्या हो गया, लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए सेकंड देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे सकता है। ठीक है ना, आई का वैल्यू दे देगा तो आर का पूछेगा तो आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब देख लीजिए स्पेरिकल मिरर में भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि नाम सुने होंगे कन्वेक्स एंड कनकेव। तो हम लोग ट्रिक भी जानते हैं कि कनकेव, केव मैंने क्या होता है, गुफा, तो गुफा के जैसा है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, केव मैंने गड्ढा, गुफा हो गया तो कनकेव हो गया। ठीक है ना, कन्वेक्स उठा हुआ है तो क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। तो यहाँ पर भी सेम होगा, देखिए आई है, आर है, आया रिटर्न चला गया, यहाँ पर भी आया, सभी में सरफेस आपका कन्वेक्स प्लेन सरफेस हो या फिर स्पेरिकल सरफेस हो, इसको बोलते हैं स्पेरिकल सरफेस। और सिंपल सरफेस को क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन और कर्व्ड। देखिए अगर प्लेन रहे या कर्व रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो दोनों का दोनों सेम ही रहेगा। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल 3 लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे सारे के सारे लाई करते हैं। और सेकंड था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए तो दोनों, कोई भी स्पेरिकल मिरर रहे या फिर आपका कर्व, मैंने उसी को स्पेरिकल मिरर से काट कर छोटा सा टुकड़ा कर्वेचर को निकालते हैं, तो कर्व रहे या फिर प्लेन मिरर रहे, कोई भी मिरर रहेगा तो आपका ला सेम ही रहेगा, सही ला काम करेगा। स्पेरिकल मिरर देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स कैसे बनाएंगे, बहुत बड़ा स्फीयर गोला रहता है। ठीक है ना, इसी को बीच में से काट कर थोड़ा सा टुकड़ा हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, टुकड़ा को निकाल लिए और टुकड़ा को अगर बाहर से पेंट कर दिए
तो क्या हो गया, अंदर लाइट यहाँ से आ रहा है जा रहा है तो क्या हो गया, कनकेव हो गया। ठीक है, अंदर से पेंट कर दिए यहाँ से टुकड़ा निकाल के, ठीक है, इस टुकड़ा को बाहर निकाल कर और क्या किया, अंदर से पेंट कर दिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आ गया। ठीक है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, जब बाहर उठा हुआ है ना तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, कनकेव हो कन्वेक्स कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्पेरिकल मिरर इन द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक पार्ट होता है किसका, हॉलो स्फीयर का। एक पूरा बहुत बड़ा हॉलो स्फीयर रहता है, खाली स्फीयर है। ठीक है, इसी का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। याद रखिएगा, स्पेरिकल मिरर जो होता है वो हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। हम लोग मिरर बस इतना ही देखते हैं, लेकिन वो इतना नहीं है, एक बहुत बड़ा स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहा था। स्टार्टिंग में थ्योरी वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, कनकेव मिरर देख लीजिए। कनकेव मिरर क्या होता है, ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का ही पार्ट होगा, अभी देखें हम लोग। ठीक है, हैविंग द आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड। बाहर से हम लोग क्या कर देंगे, उसको कलर कर देंगे। एंड इनर पार्ट हैज ए रिफ्लेक्टिंग। अब देखिए, एक पार्ट ले लिए, बाहर पार्ट को क्या करेंगे, सिल्वर से कलर कर देंगे। सिल्वर से हम लोग इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे बाहर के पार्ट को। अब इनर पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, तो क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। देखिए, गुफा हो गया, गड्ढा हो गया। अब देखिए कन्वेक्स, कन्वेक्स में क्या होगा, ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर हैविंग द इनर पार्ट इज सिल्वर एंड आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। जिसका क्या होगा, इनर पार्ट क्या होगा, सिल्वर पेंट किया होगा, और बाहर का पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। तो डिफिनेशन में आ गया, कोई डिफिनेशन पूछेगा तो भी ठीक है, लेकिन इसका डिफिनेशन नहीं आता है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म इन द रिस्पेक्ट टू स्पेरिकल मिरर। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, और बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी स्टार्टिंग में लग रहा हो कि भैया तो सब 10th में पढ़े, क्या पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट टर्म इन रिस्पेक्ट टू स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए क्या क्या है, पहले इसको तो बात को समझ लीजिए कि हॉलो स्फीयर का छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है ना, अब जहाँ पे सेंटर हो गया, देखिए सी, उसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो डिस्टेंस हो गया उसको क्या बोलेंगे, आर। आर मतलब क्या, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ टर्म आएगा, एपर्चर आएगा। ये पूरा को एपर्चर बोलते हैं, जितना में लाइट रिफ्लेक्ट करता है जितना एरिया में। ठीक है ना, देखिए पूरा डायमीटर, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है ना, और भी बहुत कुछ पार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयर विच स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। करके सेंटर ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का वह सेंटर, ठीक है ना, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म, जिससे कि स्फेरिकल मिरर बना है, तो उसी सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का वह सेंटर जिससे यह मिरर बना है, जिससे यह छोटा सा टुकड़ा मिरर बना है, ठीक है ना, तो ये जो सेंटर हो गया ना इस स्फीयर का, तो इसी सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए, इसके बाद सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही आर। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, जो स्फीयर था, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म, जिस स्फेरिकल मिरर जिससे बना है, तो उसका जो रेडियस, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, तो मिरर फॉर्म में पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर, सॉरी क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म, उस स्फीयर का रेडियस जिस स्फीयर से हमारा जो स्फेरिकल मिरर बना है। ठीक है ना, तो ऑफ ए पार्ट, जिसका पार्ट है तो उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हमारे मिरर जिससे बना है तो जिसका जो रेडियस था उसी रेडियस को। चलिए, पोल क्या हो गया, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और जो बीच का पार्ट था स्फेरिकल मिरर का, उसको पोल बोलेंगे। बीच यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर पोल होता है, पी से इसको दर्शाया जाएगा, यहाँ आ गया ना, तो यहाँ मिरर का बीच पार्ट। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर का बीच पार्ट को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, पूरा जो लाइन आ गया जिस पे कि प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखिए ऐसे था, तो यहाँ पर पोल आ गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया। ठीक है, ये दोनों का रेडियस हो गया यहाँ पे आर। तो यहाँ पर पी से और सी, तो दोनों को जो लाइन जोड़ रहा है, तो इसी लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, अब देखिए अपर्चर भी आ गया। अपर्चर क्या होता है, द इफेक्ट क्या है यहाँ पर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ ए मिरर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पे जो मिरर है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि इफेक्टिव डायमीटर, इसका डायमीटर देखिएगा तो डायमीटर आ गया। ठीक है, ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, जितना में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इतना ही में करेगा, तो इतना में कर रहा है, तो इतना डायमीटर में कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, पूरा को एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस
ये सही बताया जाएगा कैसे कैसे पिक्चर इमेज फॉर्म होता है, वो भी बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, तो जहाँ पर रे मीट करेगा, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर दो रे मीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे कि इसका डिफिनेशन लिखा होगा यहाँ पर देख लीजिए। द पॉइंट, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखिए कहीं पर क्या होगा कि मीट और कहीं पे अपीयर टू मीट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जो जा रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन द मीट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था ना, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के पैरेलल जो लाइन जा रहे थे, तो कर रहा है कि द पार्ट पॉइंट, जिस पॉइंट में मिलेगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट, उस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, जहाँ पर जो भी रे आ रहे थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और मीट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, जिस पॉइंट पर, या फिर अपीयर टू मीट, यहाँ पर क्या, यहाँ पर लग रहा है क्या मिल रहा है, रियल में नहीं मिल रहा है, तो जहाँ पर मिलेगा जिस पॉइंट पर, उसे वो क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है ना। द पॉइंट ऑन विच द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, तो वहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए पैरेलल है सारे के सारे, ठीक है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर उन लोग दिखाई दे रहा है या फिर लग रहा है कि मिल रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। कौन सा लाइन रहेंगे, वैसा लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते रहेंगे, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर वह मीट करेंगे, उसी पॉइंट को बोलेंगे हम लोग फोकस, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। चलिए फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ जो डिस्टेंस हो गया कहाँ से कहाँ तक, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और जो पोल था, ठीक है ना, यहाँ पर फोकस था, दोनों का बीच का जो दूरी आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सब पॉइंट समझ में आपको आना चाहिए कि भैया क्या बता रहे हैं सबको, ठीक है, सारे पॉइंट को समझ में आना चाहिए, और कहीं पे दिक्कत होगा तो उसको बताइएगा कमेंट में, उसको अगला वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए फोकल लेंथ हो गया। न्यू साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन न्यू आ गया, पहले कुछ और था, अब थोड़ा सा नया आ गया है। नया कुछ नहीं है, सब 10th में पढ़े होंगे आई थिंक, हम लोग तो 10th में इसको पढ़े थे। चलिए करा एक न्यू साइन कन्वेंशन। देखिए जो मिरर आता है, आपका मिरर है, मिरर तो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, कौन सा मिरर है बताइए, थोड़ा सा कमेंट करिए, कमेंट में सोचिए कौन सा मिरर है, कौन सा सोच लिए, कनकेव मिरर है, बहुत अच्छा, तो कनकेव मिरर है। साइन कन्वेंशन कनकेव रहे कन्वेक्स रहे सभी में बराबर ही होंगे, एक ही रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसके जो ऊपर में देखिए अपवर्ड हाइट रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा तो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। बात को समझ गए। न्यूमेरिकल बनाते वक्त साइन वगैरह भी लेना, डेरिवेशन बनाते वक्त भी साइन वगैरह लेना है, तो साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद इंसिडेंट लाइट जिधर से आ रहा है, तो क्या जिधर से आ रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन, लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन लाइट के अपोजिट में जाएंगे, जी देखिए लाइट के अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन। तो इंसिडेंट लाइट के साथ ही चलेंगे तो पॉजिटिव में, उसका अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव लेना होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव, बस खत्म हो गया न्यू साइन कन्वेंशन। वह यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट इधर जा रहा है और डिस्टेंस इधर हम नाप रहे हैं, तो क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस एलोंग द इंसिडेंट लाइट, जिस लाइट एलोंग मतलब साथ में, जिधर इंसिडेंट जा रहा है उधर ही का डिस्टेंस लेना है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ले लेंगे। तो आई थिंक बात को समझ गए होंगे, सिमिलर है आपका कनकेव और कन्वेक्स में भी वही रहेगा। इधर देखिए कन्वेक्स में भी इधर फोकस रहेगा, ठीक है ना, आर रहेगा। अच्छा इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा तो इसमें फोकस किधर रहेगा, इधर है, क्योंकि अब बड़ा मिरर था ना, इस मिरर होलो स्फीयर था, इसको तोड़ के बनाया गया, तो इसका फोकस इधर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, ठीक है। चलिए बाकी सब वहीं पे अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव में, डाउनवर्ड नेगेटिव में, ठीक है। डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट तो पॉजिटिव, और डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारे को क्या, सबको लिख लिख कर याद करना है। चलिए एफ एंड आर के बारे में देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कि एफ एंड आर तो निगेटिव फॉर कनकेव मिरर के लिए हमेशा निगेटिव रहेगा, और एफ एंड आर यानी कि फोकस और आपका फोकल लेंथ और रेडियस फॉर कर्वेचर यानी कि आर, तो एफ एंड आर का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। किस में पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कनकेव में निगेटिव होगा और कन्वेक्स में पॉजिटिव होगा। अब कैसे इसको याद रखिएगा, आप माइंड में इसका पिक्चर बनाइए कि कनकेव होगा, गढ़ा हो जाएगा, गढ़ा होगा तो फोकस इधर रहेगा,
फोकस इधर रहेगा, सी इधर रहेगा, लेकिन रे ऑफ लाइट तो इधर से आ रहा है, हमको निगेटिव में जाना है तो क्या होगा, उल्टा जाना है तो निगेटिव भी होगा, तो सी एंड एफ, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोल रहा है आर, वही डिस्टेंस, तो आर और सी एक ही नहीं है, जैसे कि पूरा जो मिरर बन गया तो डिस्टेंस को आर बोलते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, एक सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा नाम है, आर को दिखा रहा है, तो यहाँ पे आर है, ठीक है। आपका बीच में फोकस आता है, दोनों में रिलेशन में देखेंगे, दोनों में रिलेशन को देखेंगे तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो निगेटिव में जाएंगे, तो कनकेव में जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए कनकेव में क्या होगा, निगेटिव, और कन्वेक्स में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सा है कि अगर कन्वेक्स रहेगा, ऐसा रहेगा उठा हुआ, इधर से पेंट कर देंगे, ठीक है, इधर से पेंट कर देंगे, इधर लाइट अगर रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, ठीक है। फोकस तो इसको यहाँ पर होगा, ठीक है, सी तो यहाँ पर होगा, तो सी तो पॉजिटिव डायरेक्शन बन रहा है रियलिटी में, ठीक है। तो कैसे हो गया, तो बात को समझ गए। तो याद रखिएगा कि कनकेव, भूल भी जाइएगा तो पिक्चर बना कर देख लीजिएगा कि कनकेव है कन्वेक्स है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा निगेटिव होगा और क्या बोलते हैं, कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन, लास्ट टॉपिक, इसके बाद क्लास को 30 मिनट का क्लास चलेगा आपका डेली, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। और वो भी आप लोग बोलिएगा तभी आगे का क्लास वगैरह हम कंटिन्यू कर खत्म करेंगे, और नहीं तो अगर हो जाएगा तो फिर वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, बोलिएगा तो कंप्लीट करा भी देंगे, और नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, जैसा उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। और जब काम होगा रेगुलर काम जब करेंगे तो रेगुलर करेंगे, डेली करेंगे, आपको डेली पढ़ना होगा, डेली बनाना होगा, तभी कंप्लीट सिलेबस हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ जो बताएंगे वो करना होगा, नोट्स बनाना होगा, रिवीजन करना होगा, जैसे बताया जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में हम लोग आर एंड एफ के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। आर एंड एफ के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ से फोकस का रिलेशन यहाँ तक, आर कहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हो गया आर, ये हो गया एफ, दोनों के बीच में रिलेशन देखिए क्या क्या बोल रहा है। पहले पिक्चर को समझिए, देखिए यहाँ पिक्चर आपका कौन सा मिरर है बताइए, कनकेव मिरर है, ठीक, कनकेव मिरर है। चलिए, यहाँ से एक रे आ रहा है, आया, आकर वापस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बन गया, ठीक है ना, एक बीच में नॉर्मल, यहाँ पे बीच में नॉर्मल गिरा दिए, एक थीटा वहाँ पर, एक थीटा वहाँ पर, ठीक है ना। पूरा करिएगा तो पूरा होगा 2 थीटा, ठीक है ना, लेकिन दोनों तो थीटा बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों बराबर होगा, तो दोनों यहाँ पर बराबर, तो θ1 बराबर θ2, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, तो दोनों थीटा थीटा मान लिए। अब यहाँ पर और कुछ यहाँ पर है, और एक चीज़ है क्या, परपेंडिकुलर इसको गिरा है, ए एन को परपेंडिकुलर गिरा है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। चलिए, इसके बाद ये आपका जो ए बी आ गया, ए बी क्या है, ए बी आपका एंगल ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे को पढ़ लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ओ ए क्या है, ओ ए इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ए एफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ओ ए आपका इंसिडेंट है और ए एफ आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड है। इसके बाद एफ क्या है, फोकस ऑफ द मिरर, मिरर का फोकस है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या है, पोल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल वगैरह सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। बीच में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिससे बना है तो हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, जिससे यह मिरर बना है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो इसका भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मिरर का भी जो स्फीयर का मिरर का दोनों का सेम ही होगा, उसी से बना है। चलिए, ए एफ क्या, फोकल लेंथ निगेटिव। अब देखिए निगेटिव में क्यों आ गया, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव है, रेडियस पर कर्वेचर दोनों निगेटिव। अभी बताए थे कि कनकेव में दोनों निगेटिव होगा, कनकेव है गड्ढा, गड्ढा में जाओगे तो माइनस में निगेटिव में ही जाओगे, ठीक है ना। गड्ढा में जब भी कोई अंदर जाता है तो निगेटिव ही हो गया ना, कोई प्लेन है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो निगेटिव। तो कनकेव जाओगे, गड्ढे में जाओगे तो निगेटिव में ही जाओगे, तो इसीलिए बहुत अच्छा ट्रिक भी हो गया याद करने का, तो दोनों निगेटिव ले लिए। चलिए, इसके बाद अब देखिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ए एफ दोनों थीटा बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई आर बराबर थीटा, यहाँ पर बता दिया गया था सी ए एफ, देख लीजिए यहाँ पर कि आपका सी ए एफ और इसके बाद ए थीटा, सी एंड एफ एंड ओ ए सी दोनों थीटा बराबर हो गया। चलिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, दोनों बराबर। अब देखिए एंगल ओ ए एफ इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और पूरा को जो दीजिएगा ओ ए एफ, देखिए ओ ए एंड एफ, तो क्या हो गया 2 थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2 थीटा। चलिए, तो 2 थीटा। ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ए एन को परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराए थे, देख लीजिए कहाँ चला गया, अभी दिखाए थे जस्ट, देखिए ए एन को परपेंडिकुलर गिरा दिया गया था। इसके बाद क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल सी ए एन, देखिए tan थीटा लेना है, कौन सा एंगल में, सी ए एन में tan थीटा, देखिए सी ए और एन, tan थीटा क्या होता है p/h, ठीक है ना, सॉरी p/b, tan थीटा क्या होता है p/b। चलिए, तो यहाँ पर इस एंगल में हम लोग लेंगे p/b को लेंगे। अब देखिए p/b क्या होगा, यहाँ पर थीटा आपका है,
यहाँ पर थीटा तो इस सामने परपेंडिकुलर हो गया, बेस आपका क्या हो गया CN हो गया, और AN आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा AN बाई CN, AN बाई CN, ठीक है ना। अब चलेंगे छोटा में, AFN में चलेंगे, AFN में tan टू थीटा, AFN, AF और N इसमें चलेंगे, इसमें छोटा वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान देना होगा यहाँ पर, बोलिएगा भैया कि यहाँ पर 2 थीटा कैसे आ गया। देखिए इस थीटा को जोड़कर और इस थीटा को जोड़कर, दोनों को जोड़ने के बाद ये बराबर, ट्रायंगल में पढ़े होंगे रूल कि ये बराबर होता है किसका, इसका और इसका। तो यहाँ पर वही यहाँ पर बात है, यहाँ पर एक थीटा इधर पर थीटा बनेगा, तो यहाँ पर 2 थीटा सामने का बाहर का क्या होता है 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थीटा बना हुआ, तो P बाई 20 छोटा में भी लेंगे, तो देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू AN बाई NF, तो P बाई B कर लीजिए AN, देखिए AN बाई NF हो गया इसके लिए भी, ठीक है। या फिर ऐसे भी देखिएगा, तो दोनों ट्रायंगल देखिए कौन कौन में लिए, फर्स्ट में कौन, तो फर्स्ट में आपका था CAN और AFN, तो फर्स्ट में था CAN, देखिए CA और N बड़ा में, ठीक है। उसके बाद AFN AFN छोटा में, ठीक है। तो एक बार पूरा में लेना है और एक बार छोटा में, तो दोनों में क्या, दोनों में लेना है tan थीटा, तो tan थीटा जानते होंगे, इसमें भी क्या होगा AN बाई NF, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द स्मॉल एंगल थीटा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर थीटा छोटा वैल्यू होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, और tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा, tan 5 थीटा बराबर 5 थीटा, बस दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, ठीक है ना। tan जो थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू आ जाता है किस में, छोटा एंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटा पे काम हो रहा है ना, छोटा एंगल में काम हो रहा है इसीलिए, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू AN बाई CN, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू AN बाई क्या है यहाँ पर NF, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर AN बाई NC, लेकिन tan थीटा बराबर हम थीटा लिख सकते हैं छोटा के लिए, ठीक है ना। tan 2 थीटा बराबर AN बाई NF, चलिए ट्रायंगल में तो मिल जाएगा, लेकिन tan 2 थीटा के हम जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 थीटा लिख सकते हैं दोनों की जगह पे। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए दोनों बराबर, यहाँ पर दोनों बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, देखिए यहाँ पर बराबर इसको कर दिया गया है, बराबर होगा नहीं, बराबर कर दिया गया, देखिए कैसे किया गया, देखिए थीटा का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया AN बाई CN, ठीक है। 2 थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2 थीटा का वैल्यू आ गया AN बाई NF। अब यहाँ पर 2 थीटा का जगह पे आप इसको बैठा देंगे, थीटा का वैल्यू इसमें बैठा देंगे, 2 का जगह पे इसको बैठा दिए AN बाई CN, यहाँ पर ये तो जस्ट करता था AN बाई NF, तो सेम था, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें बैठा दिए, ठीक है, इसमें बैठा दिए, तो कट गया दोनों, बच गया क्या 2NC बाई NF, 2NC बाई NF। अब देखिए यहाँ पर खत्म हो गया 2NC बाई NF। अब क्या करेंगे, सिंस N एंड P लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, N एंड P दोनों एकदम बहुत ही क्लोज में होगा, देख लीजिए N एंड P बहुत ही क्लोज में लाई कर रहा होगा, देखिए N एंड P एकदम कितना क्लोज में है दोनों, ठीक है ना, N एंड P, तो इसीलिए N और P को हम लोग सेम मान लेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि N के जगह पे हम लोग P यहाँ पर बैठा देंगे, जहाँ जहाँ N होगा वहाँ क्या करेंगे P बैठा देंगे, ठीक है ना। तो NC इज इक्वल टू PC एंड NF इज इक्वल टू PF, क्योंकि दोनों साथ ही में था तो हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए PC क्या बन गया, PC बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, निगेटिव में बनेगा इधर जा रहा है तो, ठीक है ना। एंड PF क्या बनेगा, फोकल लेंथ, यानी कि दोनों निगेटिव में बनेगा, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पे किसका बैठा देंगे, NC के जगह पे किसको बैठा देंगे PC का, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R का वैल्यू बैठा देंगे, एंड NF के जगह पे किसको बैठा देंगे हम लोग F का बैठा देंगे, दोनों निगेटिव में, यानी कि फोकल लेंथ। देखिए यहाँ पे R बैठा दिए, यहाँ पर F बैठा दिए, लेकिन दोनों निगेटिव में बैठा है, क्या बोलेंगे डेरिवेशन में भी साइन बैठाना होता है, तभी जाकर यूजिंग द साइन बता दिया गया है। तो डेरिवेशन में न्यूमेरिकल जो भी रहे, न्यूमेरिकल में साइन लेना होगा सोच समझ कर, डेरिवेशन में साइन बैठाना होगा सोच समझ कर। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो यहाँ पे चला गया, तो R इज इक्वल टू 2F बाई F आ गया, F इज इक्वल टू R बाई 2। यहाँ पे समझ रहे बात को, माइनस माइनस खत्म हो गया, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2F आ गया, इधर में R चला गया, ठीक है। तो 2F को यहाँ लिख दिया, R को यहाँ लिख दिया। अब पूछेगा कि F इज इक्वल टू क्या होता है, तो R बाई 2, दिस इज आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड इम्पोर्टेंट आपका जो भी, तो इसको क्या होगा ढंग से इसको एक बार लिखना, पहले तो जैसे PDF में दिया हो उसको पढ़ लेना होगा, ठीक है। पढ़कर उसके बाद फिर एक बार खुद से बनाकर डेराइव करके रखना होगा फार्मूला को। इसका डेरिवेशन आने का बहुत ही कम चांस रहता है, इसका आपका न्यूमेरिकल यहाँ से रहता है कि रिलेशन बिटवीन F एंड 2 कोई एक दे देगा, फिर आपका पूछेगा, इसका यूज होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह में बनाने का। F इज इक्वल टू यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू R बाई 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, बटा में 2। तो बात सिंपल है, ये जो पूरा मिरर था, ये हाफ था, तो यहाँ C था, यहाँ पे F था, तो आधा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर C और F का रिलेशन जो है आधा ही होगा, ठीक है। चलिए मिरर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, हर साल गैप करके आना ही आना है मिरर फार्मूला को, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग
अगले वीडियो में आपका 30 मिनट का वीडियो हो गया थोड़ा सा, आज फर्स्ट दिन था तो कुछ एक्स्ट्रा में टाइम चला गया। चलिए कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, पूछिए और बस मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, रिजल्ट अपना बेस्ट बनाइए। क्लास 12 में मौका हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में तो फिर कोई नहीं पूछने वाला आपको आपका रिजल्ट का, ठीक है ना, क्योंकि करियर आपका हाथ में, रिजल्ट बनाइएगा, करियर बनाइएगा, आपको सोचना रहता है, ठीक है। 12 में आपका बोर्ड पूछेगा, 10th एंड 12 सभी का रिजल्ट पूछा जाता है। पूछा जाए या ना जाए, आपको घर से गार्जियन कोई पूछे या ना पूछे, बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें आपका बोर्ड का मार्क्स देखा जाता है। इसलिए नहीं आप पढ़ने में कितना तेज़ थे, आप कितना, उसलिए नहीं, आप इसलिए कि आप कितना सिंसियर थे। यस, कितना ध्यान, कोई काम दिया गया आपको 12 में, 10th में आप उस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाए, जॉब लेने आए, जॉब को कर पाइएगा नहीं कर पाएगा, आपका देखता है काम के प्रति कितना लगाव है, कैसा आपका क्या है, ठीक है। तो बस रिजल्ट बनाइए, बेस्ट रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत तो कमेंट करिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेलीग्राम जुड़ जाइएगा सब कुछ।